हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करूंगा राज्यसभा में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यानी सीईसी और ईसीज की नियुक्ति संबंधी जो कानून आया है उसकी वैधानिकता पर, संविधान के उद्देश्य के अनुसार उसकी समीक्षा करूंगा। संविधान के प्रयोजनों में अब वो बाधक बनेगा या साधक, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा या कमजोर, संविधान को जो इस समय खतरा है क्या वो खतरा टल गया या बढ़ गया, ऐसे विषयों पर। साथ ही मैं यह भी चर्चा करूंगा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या मत दिया था, क्यों दिया था और भारत के आम नागरिक को कौन सी बात मानना संविधान के दृष्टिकोण से उचित होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक भारत के लोग अच्छे होंगे तभी तक संविधान चलेगा, लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान होकर भी नहीं होगा, किताब में पड़ा रहेगा, व्यवहार से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भारत के नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि वे समझें कि यह जो कानून बनाया जा रहा है क्या वह संविधान के प्रयोजनों के अनुकूल है, लोकतंत्र को बढ़ाने वाला है या तानाशाही को बढ़ाने वाला है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो मैं आगे आरंभ करूं इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि संविधान की जागरूकता मुहिम में अगर मेरा सहयोगी बनना चाहते हैं तो एक काम करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और फिर वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करिए। इस चैनल पर मैं 26 अक्टूबर 2023 से कार्य कर रहा हूं। इतने दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोज संविधान से और समाज से जुड़े मुद्दों पर बनाए हैं। आप उन सारी वीडियोज को देखिए, मेरे विचारों की आलोचना करिए। मैं लाइव आता हूं जिसमें मैं आप सबके सवाल लेता हूं, जिसके अपने हिसाब से मैं उत्तर देता हूं, उसमें आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए अब मैं अपने विषय पर चलता हूं। 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जिस बिल का नाम है सीईसी एंड अदर ईसीज अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म बिल 2023। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और अवधि विधेयक 2023, इसको 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। दोस्तों, इस विषय पर क्या संसद बिल पारित कर सकती है, हम पहले इसको जानें फिर आगे चर्चा करें। तो इस संदर्भ में भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 के खंड 2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ खंड 2 में? अनुच्छेद 324 के खंड 2 में निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, यानी संख्या कौन तय करेगा? राष्ट्रपति यानी सरकार मिलकर बनेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इंग्लिश वर्जन इसका देख लीजिए, स्वयं से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, इतना तो तय है कि संविधान के अंतर्गत इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। जब कभी कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जाती है तो कुछ लोग यह मान लेते हैं और संसद में जिसको बहुमत होता है यानी सरकार लोगों को यह सूचना देती है, अवगत कराती है, इस तरह से समझाती है कि संविधान ने उसे ही यह शक्ति दी है। सवाल यह है कि संविधान ने शक्ति दी है, लेकिन संविधान की शक्ति का संविधान के प्रयोजन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, तब वह संविधान की दी गई शक्ति का प्रयोग है। अगर संविधान द्वारा दी गई शक्ति का संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ प्रयोग कर दिया जाए तो इसको हम संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग कहते हैं, यानी संविधान के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कहते हैं। अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि जो संसद को शक्ति संविधान ने दी, उसके जरिए जो कानून बनाया संसद ने या बनाती है या कोई कानून विधेयक के रूप में है, वह संविधान के सापेक्ष है, उसकी दिशा में है, उसके उद्देश्य को पूरा करने वाला है, यानी वो लोकतंत्र को स्थापित करने वाला है, वो कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने वाला है, वह कमजोरों को आगे बढ़ाने वाला है, वह नागरिकों को सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार देने वाला है, या इसका उल्टा है। यह जांचने का कार्य किसका है दोस्तों? तो यही जांचने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार जांचने के लिए कहा गया था। जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पीठ के जरिए 5 जजों की पीठ के जरिए एक फैसला दिया था कि
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो उस निर्णय की यह कहकर आलोचना की गई सत्ता पक्ष के द्वारा कि संविधान में यह शक्ति संसद को दी गई है कि नियुक्ति की प्रक्रिया ये बताए, संसद बताए। फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रक्रिया बता रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया नहीं बता रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि संविधान क्या चाहता है। अब संविधान यही चाहेगा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, मैं अब निर्वाचन आयुक्त बोलूंगा, कि निर्वाचन आयुक्त क्योंकि रेफरी होते हैं, चुनाव में जब सरकार जाती है तो सत्ता दल और विपक्षी दल सब बराबर मान लिए जाते हैं। ऐसे में रेफरी की भूमिका में जो होता है उसको हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग को नियुक्त करने में, उसको बनाने में, चलाने में इनमें से किसी की भी अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर शक्तियां कैसे होंगी? बराबर तब होंगी जब एक इधर से और एक न्यूट्रल व्यक्ति को रखा जाए। यही सोचकर संविधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के जरिए वो व्यवस्था की, लेकिन संसद ने उस पर कानून बना करके उलट दिया। संसद ने क्या व्यवस्था की है इस अधिनियम के जरिए? अभी अधिनियम नहीं है, तो इस विधेयक के जरिए संसद क्या व्यवस्था कर रही है? यह विधेयक यदि पारित हो जाता है, राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा में हो ही जाएगा, सरकारी विधेयक है, सरकार का बहुमत है लोकसभा में। तो इस विधेयक में यह कहा गया है कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हों, यहाँ एस लगा दिया गया क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति एक पैनल से की जाएगी जिसमें होंगे पीएम प्लस एक कैबिनेट मंत्री। तो अब हो गए कितना, 2 लोग तो मिनिस्टर हो गए ना, एक हो गया कैबिनेट मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब आप जरा सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो एक सिंगल हुआ, बहुमत से बना दिया जाएगा, जिसका नाम सरकार ही एक लिस्ट लाती है, इतने लोगों में से नियुक्ति करनी है। अब अगर ये दोनों सहमत हो गए तो ये सहमत हो असहमत हो इनका कोई मतलब नहीं। तो अगर संविधान के प्रयोजन के हिसाब से देखा जाए तो संसद अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि संसद जिसका काम है सरकार पर नियंत्रण रखना, जिससे कि जनता का नियंत्रण सरकार पर बना रहे, वह संसद अपने दायित्वों का सही पालन नहीं कर रही है। बहुमत के दबाव में आकर के, सत्ता के दबाव में आकर के संसद सरकार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन को झुका रही है। तो इससे होगा क्या? अभी तक तो जनता ईवीएम पर संदेह कर रही है, बाद में पूरे निर्वाचन आयोग पर आप संदेह करते करते थक जाएंगे। आपकी लड़ाई सत्ता पक्ष की बजाय अब इलेक्शन कमीशन से होगी। इलेक्शन कमीशन आपके चुनाव से तो आएगा नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के हाथ से पैदा हो जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री के हाथ से? जरा देखिए, प्रधानमंत्री ही कैबिनेट के मिनिस्टर का नाम सुझाता है। भले संविधान में लिखा हुआ है कि नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिसका नाम ये देता है उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये भी इसी का आदमी, तो ये दोनों मिल करके फिर ये जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि ये इनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता। इन दोनों का इसमें एक साथ होना तो वैसे भी गलत है, क्योंकि ये अलग मत दे ही नहीं सकता। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व निभाती है। अगर ये अलग वोट दे दिया तो इसको कैबिनेट मिनिस्टर से जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि कभी मंत्री के रूप में वो अलग नहीं हो सकता प्रधानमंत्री से। अगर वो मंत्री के रूप में अलग मत रखता है तो उसको मंत्रिपरिषद से बाहर जाना ही होगा, ये संविधान कहता है। तो ये तो इसके तरफ से समझिए कि अपना 2 वोट बनाने जैसा है। चुनाव में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर बराबर जा रहे हैं तो क्यों एक आदमी बनाएगा? सत्ता क्यों बनाएगी? विपक्ष का ये केवल तमाशा है। तो अगर देखा जाए तो ये जो कानून लाया जा रहा है, ये भले अनुच्छेद 324 खंड 2 की शक्तियों का प्रयोग करके संसद कानून ला रही है, लेकिन यह कानून संविधान के उद्देश्यों को बर्बाद करने वाला है। यह सत्तारूढ़ दल को निर्वाचन आयोग पर संपूर्ण नियंत्रण देने वाला है। और जब निर्वाचन आयोग ही नियंत्रण में आ जाएगा तो चाहे आप ईवीएम हटा दो, चाहे बैलेट करा दो,
सत्तारूढ़ दल जो चाहेगा वही वहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ निर्वाचन आयुक्त बनकर बैठा है वह पूरी तरह से उसका आदमी है। और इसमें टर्म शब्द भी लगा है, ये टर्म, तो इसमें इनका टर्म भी निर्धारित करने की पावर इन्हीं के हाथ में रहेगी। ये नहीं मानेगा तो हटा भी देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम में से तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को जो नकारने वाली एक प्रवृत्ति पैदा कर लिए हैं, वो संविधान को नहीं जानते हैं। अभी मैं एक यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, एक सज्जन हैं, वो अपने को अम्बेडकरवादी और संविधानवादी कहते हैं, और हैं भी, वास्तव में वो हैं, लेकिन चाहे संविधान की संकल्पना नहीं जानते हैं इस कारण से, या क्या कारण है कि वो बोल रहे हैं कि हर जगह नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट अपने को क्यों डालता है। अरे हुजूर, सुप्रीम कोर्ट अपने को डीएम की नियुक्ति में नहीं डालता है, जरा समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने को वहां पर डाल रहा है जहां ऐसे संस्था का गठन होना है जो सरकार को नियंत्रित करने वाला हो। सरकार को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? संसद का, अदालत का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग का, कैग का, सूचना आयुक्तों का। सूचना आयुक्त किसके खिलाफ सूचना देते हैं? नागरिकों को सूचना देते हैं, सरकारों के खिलाफ देते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गन्स हैं, जो सरकार को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, वहां की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट हो, सरकार के नियंत्रण में न हो, इस नाते सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह पर अपने को डालता है। अगर यही सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि मंत्री कौन बनेगा हम बताएंगे, तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ होगा। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह क्यों डाल रहा है, ये गलत बात है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से एक संस्था के नाते आप नफरत कर देंगे तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा? मेरे इस व्याख्या करने से आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या कर दी थी तो संसद में कानून लाकर उसको बदलना पड़ा, और मैं आप व्याख्या कर देंगे तो क्या होगा? तो वो एक अथॉरिटी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी अपने इस विधेयक का विपक्ष द्वारा आरोप पर बचाव करते हुए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के सापेक्ष बनाया जा रहा है। मतलब एकदम उल्टी बात, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को आगे रख रहे हैं। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है वो लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है संसद में। और जिस जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट है, अनेक अम्बेडकरवादी लोग, संविधानवादी लोग उस सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत रोज करते दिख रहे हैं, बिना ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला संविधान के खिलाफ जा रहा है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठा दिया आपने। तो उठाइए, अब जरा देखिए कि तो संसद ही जो काम कर रही है, क्या संसद का वो काम संविधान के सापेक्ष है? और संसद क्यों नहीं संविधान के सापेक्ष कार्य कर पा रही है? संसद से अपेक्षा करना क्यों आपके लिए अब भारी भूल हो सकती है? इसलिए कि मूल संविधान में जो संसद को दायित्व लिखा गया था वहां दो कल्पनाएं की गई थी, एक सांसदों से और दूसरी मतदाताओं से। कोई ये नहीं सोचा था कि बलात्कार के आरोपियों को भी जनता वोट देकर के संसद में भेज दिया करेगी। भारत की जनता वोट हम ही आप देते हैं, इसके लिए किसी पार्टी के नेता को दोष मत दीजिएगा। और हम लोगों को पता भी होता है कि बलात्कार का आरोपी है, ये मर्डर का आरोपी है, बस केवल हमारी जाति का, हमारी पार्टी का, तो भेजो। उसको बलात्कार करने आता है, मर्डर करने आता है, कानून बनाने बताने नहीं आता, और बनाएगा बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसका स्वार्थ खराब कानून बनने में। अच्छा कानून बनेगा तो जेल में चला जाएगा। तो एक तो जनता की गलती, दूसरे संसद की गलती क्या है? संसद की गलती यह है कि दल बदल कानून बन जाने से अब संसद स्वतंत्र है ही नहीं, वो अपने अपने पार्टी के व्हिप के अधीन है। तो सरकार जैसे ही कोई बिल लाएगी वो व्हिप जारी कर देगी। तो सरकार में जो दल बैठा हुआ है उसके सारे सांसद तो यूं ही बंध जाएंगे। अब अगर एक दो दल और सरकार के पक्ष में व्हिप जारी कर दिए तो उनके भी सारे सांसद बंध जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर तो रोज सवाल कर रहे हैं। मैं संविधान वेत्ता होने के नाते, संविधान का विद्यार्थी होने के नाते ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कॉलेजियम होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अच्छे से काम कर रहा है, जबकि दल बदल कानून के बन जाने के बाद
संसद गिरवी बन गई है, बंधक हो गई है, अपने अपने पार्टियों के हमारे द्वारा चुने गए सांसद विधायक गुलाम बन गए। और इसी की परिणति यहाँ दिखाई दे रही है कि उनको जैसे कठपुतली की तरह उनसे कहा जा रहा है बटन दबाओ, वो दबाने के लिए बाध्य हैं। अब जरा देखिए कि ये राज्यसभा में जो विधेयक पारित हुआ है उसके अनुसार किसको ताकत मिल जाएगी? सरकार को निर्वाचन आयोग पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा, पूर्ण संपूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। और इस पर कौन लोग मुहर दबा रहे हैं सरकार के इस बिल पर? बीजेपी के सारे सांसद। तो जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण दिखते हैं और इस नाते अन्यायी हैं, वे लोग जरा संसद में बैठे सांसदों की जातियों की गणना कर लें एक बार और फिर बता दें कि वो क्यों नहीं न्याय कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी संस्था पर अगर सवाल करना है, अगर वहां जात की ज़्यादा संख्या हो रही है तो उस पर एक टेक्निकल सवाल करिए, न कि जात के आधार पर लांछित कर दीजिए। क्योंकि भरोसा अगर डगमगा जाएगा तो वो संस्था आपकी हमारी नहीं है, वो संविधान के तहत बनी संस्था है। फिर उस संस्था का काम कौन करेगा? तो संसद में जितने भी सांसद हस्ताक्षर कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, वो इस नाते नहीं कर रहे हैं कि किसी जाति या धर्म के हैं, बल्कि इस नाते कर रहे हैं कि वो उस पार्टी के सांसद हैं। और अगर वो सरकार के द्वारा लाए गए विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि सांसद बाहर हो जाएगा। मूल संविधान में क्या था कि सांसद के समर्थन से सरकार चलेगी, और अब सरकार में बैठा व्यक्ति व्हिप जारी कर देता है अपने दल के लिए, तो उसके सांसद तो गुलाम बन गए। अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो संसद से उसको दल बदल के कानून के नाम पर बाहर कर दिया जाएगा। तो बताइए, कॉलेजियम ज़्यादा खतरनाक है या दल बदल कानून? दोनों की आलोचना हम लोगों को करनी पड़ेगी एक सीमा तक, और फिर इसका अच्छा और बुरा दोनों समझना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि दल बदल को हटा ही दो बिल्कुल, लेकिन कुछ मुद्दों पर दल बदल को हटाना पड़ेगा। जैसे इस विषय पर खुला वोट होना चाहिए, इसमें दल की तो कोई बाध्यता है नहीं, इसमें क्यों ला रहे हो आप? लेकिन जब वो कोई विधायक सांसद पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होकर के उसकी सरकार बनाने जाए, तब दल बदल आप लागू करिए। तो बीच का रास्ता मैं निकालने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दल बदल एकदम खत्म कर दिया जाए, तो ये विधायक सांसद बन करके लोग फुर फुर इधर से उधर उड़ेंगे, रोज सरकार गिरने लगेगी। तो सरकार बनाने और बिगाड़ने का जब बिल आए तब तो दल बदल विधेयक को वहां लागू कर दीजिए। शेष किसी जनता के मुद्दे पर सांसद को स्वतंत्र करिए और फ्री वोट करे, तब ये सही होगा। ऐसे ही कॉलेजियम की व्यवस्था पारदर्शी हो, पूरे भारत से नाम मंगाए जाए, सारे हाई कोर्ट की बार नाम भेजे, और फिर कॉलेजियम उसमें से जिसका चयन करे उनका वेटेज दे, किसका कितना वेटेज आया, किस पॉइंट से क्यों चयन कर रहा है। सिस्टम तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, रहेंगे तो इसी देश के लोग। तो हमें सवाल ऐसे करना होगा। अगर हम सवाल एकदम पूरा का पूरा थोक में कर देंगे तो नेता को उसका लाभ मिल जाएगा। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खुले उल्लंघन में कानून बन रहा है, लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब सदन में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम कानून बना रहे हैं। संविधान के उद्देश्य के एकदम विपरीत कानून बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि संविधान में शक्ति तो हमें मिली है। हुजूर, शक्ति आपको मिली है, लेकिन वहां संसद शब्द है, वहां सरकार शब्द नहीं है। आप अपने व्हिप का प्रयोग करके संसद को सरकार में तब्दील कर दिए हैं, और फिर जो भी विधेयक पारित करवा रहे हैं वो संसद नहीं बल्कि सरकारी सांसद पारित कर रहे हैं। उन सांसदों को ये छूट ही नहीं है कि वो उस पर अपना भिन्न मत प्रकट कर सकें। यहाँ तक कि अगर वो विपरीत विचार बोलेंगे तो भी दल बदल कानून के तहत वो बाहर हो जाएंगे। तो बिल पारित हो या न हो, वह तो बाहर हो जाएंगे। एक तरह से संविधान के अनुच्छेदों में जो संसद लिखी है, मतदान के समय या संसद में सदन में चर्चा के समय, वो सांसद न तो सांसद हैं न वो संसद उस तरह की संसद है जैसी संविधान में लिखी है। संसद की कल्पना की गई थी जिसमें पूरे भारत के प्रतिनिधि होंगे, वो पूरे भारत के अपने अपने इलाकों के और संपूर्ण रूप से पूरे भारत की हित अहित को सोचेंगे और फिर इसके बाद मतदान करेंगे। लेकिन यहां तो आपने बांध दिया है दल बदल के जरिए। तो आप एक जगह तो संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 2 के प्रावधानों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो संसद शब्द है वह संसद अनुच्छेद 105 के तहत पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए।
तो उसको पहले पूरा स्वतंत्र करिए, क्योंकि आपने ही संशोधन करके उसको परतंत्र कर दिया है। इसलिए जनता के हितों की रखवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जनता को जाना पड़ रहा है। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरे दोस्तों, हे संविधान प्रेमियों, आप लोग इन तकनीकी बातों को समझिए। आज ईवीएम अब हटे न हटे, संविधान ही हट गया है। तो मैं अपने निष्कर्ष के रूप में कहूंगा कि ये जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ है, लोकसभा में भी इसका पारित होना तय है। और यह संविधान पर खतरा नहीं, बल्कि संविधान का खात्मा है। चुनाव केवल दिखावे के लिए होगा, हम आप केवल खाना पूर्ति में वोट डालेंगे। जैसे आप देखिए ना, शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत की थी कि ताकि जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़े, और जो जनता में लोकप्रिय होगा वही जनता का नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा। लेकिन नहीं, जनता के लोकतंत्र पर पार्टी ने अपने लोकतंत्र को थोप दिया और कहा हमारे यहां लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र कैसा है? दरी बिछाने वाले को भी हम सीएम बनाते हैं। भैया, ये तुम्हारी दरी बिछाया था ना, जनता की दरी तो नहीं बिछाया था। और वोट तो जनता ने दिया, सरकार जनता के लिए है। तो जनता में जो लोकप्रिय हो उसको बनाओ। तुम्हारे नजर में जो अच्छी दरी बिछाया तुम उसको बैठा दिए। तो जनता क्या है? जनता अपने लोगों में से ज्यादातर लोगों को दरी बिछाते देखती है, तो भ्रमित हो गई। उसको लग रहा है कि अरे हम लोग तो प्रायः दरी ही बिछाते हैं, और ये देखिए बहुत बढ़िया, ऊपर से हमारा नाम निकाल दिया गया। अब हम जो दरी बिछाने वाले थे, अब हमें सीएम बनाया जा रहा है। अरे ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि कौन दरी बिछाने वाले को अच्छा मानेगा ये उसके हाथ में अब चला गया। अब जनता नहीं चुनेगी कि कौन अच्छी दरी बिछाया। तो लोकतंत्र बदल गया राजतंत्र में। वोट आप देते रहिए, और अब अच्छी दरी बिछाना ही अगर कला हो गई मुख्यमंत्री बनने की, तो आपने घोसी के चुनाव में देखा था, एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। मऊ घोसी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। एक किसान अपनी साइकिल लिए सड़क के किनारे खड़ा है, पहले पुलिस वाला रोकता है, उसके जहां वो खड़ा है उसके उधर जगह ही नहीं है। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का काफिला गुजर रहा होता है। सिपाही को लगता है कि कहीं उसकी नौकरी न खतरे में चले जाए, बगल में साइकिल लिए किसान खड़ा है, वो किसान सहित उसकी साइकिल को गड्ढे में फेंक देता है। देखा था ना आपने? क्यों किया उसने, उस सिपाही ने? क्योंकि सिपाही का कोई दायित्व जनता के लिए नहीं है। सिपाही की नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर, वेतन सब उस मंत्री के हाथ में है जो वहां से गुजर रहा है। तो उसको दिखाना है, उसने फेंक दिया उठाकर। इसी तरह से ऊपर का नेता ही अगर हमको सीएम बनाएगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे हम दरी बिछाएंगे। तो वो कहेगा कि ये लोग भूख के लिए जो रोटी मांगने सड़क पर आए हैं ना, बजाओ लाठी इन पर। तो बड़ी निर्ममता से वो लाठी बरसा देगा, कहेगा साहब खुश, हमने अच्छी दरी बिछाई। हाँ बिल्कुल अच्छी बिछाई। कहीं थोड़ा मोहब्बत मुरव्वत में जनता के वो आ जाएगा, थोड़ा कम लाठी बरसाएगा, ऊपर के नेता को उतना मजा नहीं आएगा। तो कहेगा तुम्हारी छुट्टी, हमारे यहाँ इससे भी अच्छी दरी बिछाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र है, ले आओ नीचे से एक और दरी बिछाने वाले को। और हे भारत के लोगों, एक बात मत भूलिएगा कि आज तक जितने तानाशाह दुनिया में हुए हैं उसमें से 99% वे लोग होते हैं जो सबसे निचले समाज से आते हैं। जी हाँ, इस बात को आप बुरा मत मानिएगा। पूरे दुनिया में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं है, निचले समाज से आते हैं। यानी वहां में जो दबा कुचला होता है उनमें से कुछ लोग जो है बहुत तानाशाही प्रकृति के होते हैं। तो ये मत सोच लेना कि जो रिक्शा चलाने वाला है अगर उसको हम रिक्शा विभाग का मंत्री बना दें तो सारे रिक्शा वालों के लिए अच्छी व्यवस्था ही करेगा। ये जरूरी नहीं है। पूरे दुनिया के तानाशाहों को गिनिएगा, इक्के दुक्के ऐसे तानाशाह हैं जो राजघराने में पैदा हुए और तानाशाह हो गए। राजघराने में जो पैदा होता था उस पर अपने पूर्वजों की नैतिकता का भार आता है कि आपके पूर्वज इतने लोकप्रिय थे, वो ठंड में कंबल मटवाते थे, तो उस राजा पर भी भार आता है। लेकिन जो नीचे से आता है वो एकाएक आता है, और जैसे ही वो नीचे से आता है उसकी हनक दिखाई देने लगती है उसको,
तो उसको फिर वो करना आसान होता है जो अन्य लोग वहाँ पहले से बैठे नहीं कर पाते हैं। यानी जनता का दमन उससे आसानी से करवाया जा सकता है। ये पूरे दुनिया का इतिहास है। आप हिटलर की जीवनी पढ़िए, आप सद्दाम हुसैन को पढ़िए, आप कर्नल गद्दाफी को पढ़िए, आप मुसोलिनी को पढ़िए, ये सब के सब ऐसे ही हैं। तो हमेशा जो दरी बिछाने वाला है वही लोकतांत्रिक हो, ये जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक हम उसे ही माने जो जनता के लिए काम करे। तो अब तो दरी बिछाने वाले ही बनेंगे मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। वह कार्य तो निर्वाचन आयोग के जिम्मे गया कि उसे किसको चुनाव जितवा देना है। तो मैं फिर से पूछूंगा कि इस विधेयक के पारित होने पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी की राय क्या है, आरजेडी की राय क्या है, कांग्रेस ने बाइकआउट किया और पार्टियों ने किया तो कांग्रेस की राय क्या है। जनता को ये लोग कितना जागरूक कर रहे हैं। स्वयं मेघवाल साहब जो है, मैं जहां तक जानता हूं दलित समाज से आते हैं, कानून मंत्री आज हैं। तो इनको क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सरकार का इतना नियंत्रण निर्वाचन आयोग पर है तो निर्वाचन आयोग किसके वोट काटेगा? क्योंकि अगर जिसके वोट ज़्यादा हैं, अगर उसी से सरकार बननी होती और बन रही होती तो इस तरह से छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रा सवाल उठाइएगा आप दूसरी जातियों पर भी। तो अंत में मैं यही कहकर इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि अब संविधान को खतरा नहीं बल्कि संविधान खत्म है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो, इसमें संविधान की कुछ महक आ रही हो, संविधान के अब क्या हम कह दें, कैसे इस शब्द को बोल दें, लेकिन अगर कुछ उसमें से जलने की महक आ रही हो कि भाई जल रहा है, कुछ जल्दी बचाओ, पानी डालो, बुझाओ इसको, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा खूब ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।